iPhone 14 Pro एप्पल की तरफ से उनका सबसे लेटेस्ट और सबसे अच्छा फोन। आज की वीडियो में इसी के बारे में कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ। आपको बताऊंगा इसकी प्राइस, कैमरा, बैटरी, डिस्प्ले, डिजाइन, डायनामिक आइलैंड और बाकी सारे के सारे न्यू फीचर जिसमें एप्पल ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। तो शुरुआत करते हैं जरा इसकी अनबॉक्सिंग से। बॉक्स ओपन करते ही आपको सबसे पहले फोन देखने को मिलेगा। इस बार एप्पल ने गोल्ड कलर थोड़ा सा फेंट दिया है, जिसका शेड थोड़ा सा सिल्वर और गोल्ड के बीच में आता है। तो फोन को जरा बाहर निकाल लेते हैं और बढ़ते हैं इसके डिजाइन की तरफ। डिस्प्ले के ऊपर एक प्रोटेक्टिव फिल्म आती है जो कि पेपर की बनी हुई है। तो एप्पल ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को काफी सीरियस लिया हुआ है। प्लास्टिक वेस्ट जितना कम हो उतना बेहतर है। फोन मेरे हाथ में और हैंड फील वाइज काफी ज्यादा प्रीमियम है। स्टेनलेस स्टील का ये बना हुआ है और फ्रंट बैक पे काफी मोटा ग्लास है, जिसकी वजह से आईफोन का वेट काफी ज्यादा होता है और बिल्ड क्वालिटी वाइज काफी ज्यादा प्रीमियम फील होते हैं। बैक साइड से डिजाइन वाइज ये बिल्कुल आईफोन 13 प्रो की तरह लगता है, सिर्फ इसके कैमरा लेंस आईफोन 13 प्रो से थोड़े से बड़े हैं। बाकी फोन कलर के अलावा बिल्कुल आईफोन 13 प्रो की तरह लगता है। इसकी राइट साइड पे आपको बड़ा सा पावर बटन देखने को मिलेगा, जबकि लेफ्ट साइड पे आपको वॉल्यूम बटन और म्यूट स्विच देखने को मिलेगा। बॉटम पे लाइटनिंग पोर्ट, स्पीकर ग्रिल और माइक्रोफोन की ग्रिल है, जबकि टॉप साइड बिल्कुल प्लेन है। इस सब में एक चीज मिसिंग है जो कि इसकी सिम ट्रे है। इस फोन में डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं। मेरे पास इस टाइम LLA मॉडल है। इसमें एप्पल ने फिजिकल सिम खत्म कर दी और दोनों ही ई सिम्स आती हैं। कुछ वेरिएंट्स इसमें फिजिकल डुअल सिम भी आते हैं और कुछ में फिजिकल और ई सिम दोनों लगती हैं। तो परचेज के टाइम पे आपने ये बात अपने माइंड में लाजमी रखनी है। इसके डिजाइन में जो मेजर चेंज किया गया वो फ्रंट पे नॉच की जगह डायनामिक आइलैंड है। दिखने में ये नॉच से बेहतर लगता है और एप्पल ने इसमें कुछ फंक्शनैलिटीज भी ऐड की हैं जिसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो डिजाइन वाइज फ्रंट पे डायनामिक आइलैंड के अलावा कोई मेजर चेंजेस नहीं किए गए। डिस्प्ले की बात करें तो इसके फ्रंट पे LTPO सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले है। LTPO की वजह से डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट वेरिएबल रहता है, जिसकी मैक्सिमम रेंज 120 हर्ट्ज है और मिनिमम रेंज 1 हर्ट्ज है। एंड्रॉइड डिवाइसेस के 120 हर्ट्ज डिस्प्ले से इसका मुझे ज्यादा रिस्पॉन्सिव फील हो रहा है, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज एप्पल हमेशा ही एंड्रॉइड डिवाइसेस को एज करता है और उसी का ही असर यहाँ पे नजर आ रहा है। इस बार एप्पल ने एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई है, जिसे एंड्रॉइड फोन में आए हुए 6 से 7 साल हो चुके हैं। इसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कहते हैं। इसमें आप जैसे ही फोन ऑफ करते हैं तो स्क्रीन ऑफ नहीं होती, बल्कि LTPO टैग से डिस्प्ले 1 हर्ट्ज पे शिफ्ट हो जाता है और ब्राइटनेस कम हो जाती है ताकि फोन कम से कम बैटरी कंज्यूम करे। इस फीचर से आपको बार बार नोटिफिकेशन और टाइम के लिए डिस्प्ले ऑन नहीं करना पड़ेगा और इसके ड्रॉबैक में फोन की बैटरी थोड़ा जल्दी कंज्यूम होगी। इसके अलावा OLED डिस्प्ले का फायदा उठाते हुए आप डार्क मोड भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी बैटरी फर्दर इंप्रूव हो सकती है। इसके अलावा ट्रू ट्यून का फीचर आप लोग जानते ही हैं कि आईफोन 8 से ही आ रहा है। इस फोन की डिस्प्ले क्वालिटी बहुत आउट क्लास है। आपको डॉल्बी विजन और HDR10 का सपोर्ट भी मिलता है इसमें। इसके अलावा एक और चीज जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव है वो इस डिस्प्ले का ब्राइटनेस लेवल है, क्योंकि आईफोन के डिस्प्ले की ब्राइटनेस हमेशा से सैमसंग के डिस्प्ले से कम रही है, पर इस बार 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स के डिस्प्ले की ब्राइटनेस गैलेक्सी S22 अल्ट्रा से ज्यादा है। S22 अल्ट्रा की पीक ब्राइटनेस 1750 निट्स है, जबकि 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स के डिस्प्ले की जो पीक ब्राइटनेस है वो 2000 निट्स है। तो यहाँ से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इन फोन्स के डिस्प्ले कितने ज्यादा ब्राइट है। इस बार एप्पल ने नॉच को खत्म करके डिस्प्ले में एक पिल शेप कैमरा कटआउट दिया, जिसे एप्पल ने डायनामिक आइलैंड का नाम दिया है और इसे एप्पल ने काफी यूनिक और अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट भी किया है। इसे आप मल्टीटास्किंग विंडो जैसा समझें। जो भी ऐप बैकग्राउंड में रन कर रही होगी उसका प्रीव्यू आपको इसके अंदर नजर आता रहेगा और उसे आप इसी डायनामिक आइलैंड से ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कैमरा कटआउट का काफी यूनिक और अच्छा यूज है और इस आइडिया को अभी से ही बहुत सारी कंपनीज ने कॉपी करना शुरू कर दिया है। सारी बातों का सम अप करें तो डिस्प्ले वाइज एप्पल ने इस बार कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अब बात कर लेते हैं जरा इसकी फेस आईडी और अनलॉकिंग स्पीड के बारे में। इस बार एप्पल ने किसी तरह से फेस आईडी के सेंसर्स को स्मार्ट किया, जिसकी वजह से वो सारे छोटे से डायनामिक आइलैंड में फिट आ गए। फेस आईडी में भी मुझे कुछ इंप्रूवमेंट्स देखने को मिली हैं। पहले के मॉडल सिर्फ पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में ही फेस अनलॉक करते थे, पर इस बार फोन को किसी भी पोजीशन में किसी भी ओरिएंटेशन में रखें ये फेस अनलॉक कर देता है। फेस अनलॉकिंग स्पीड का भी आपको आइडिया देता हूँ। मैं बार बार फोन को लॉक अनलॉक करूंगा, जिससे आपको इसकी फेस आईडी का बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं मैं जैसे ही पावर बटन क्लिक करता हूँ उसी ही लम्हे फोन अनलॉक हो जाता है। तो फेस आईडी की स्पीड भी बहुत अच्छी और मुझे इस चीज में कोई शिकायत नहीं है। अब बात कर लेते हैं जरा इसके स्पीकर्स के बारे में। बाकी आईफोन्स की तरह इसमें भी डबल स्टेरियो स्पीकर्स आते हैं। एक स्पीकर इसकी बॉटम साइड पे, जबकि दूसरा इसके एयरपीस में। स्पीकर्स भी इसके प्रीवियस मॉडल से बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है। साउंड क्वालिटी वाइज इसकी बेस और लाउडनेस मुझे काफी हद तक इंप्रूव लगी है। मैंने इसे साइड बाय साइड गैलेक्सी S22 से भी कंपेयर किया, पर इसकी साउंड मुझे उससे ऑलमोस्ट 30% ज्यादा इंप्रूव फील हुई है। बाकी मैं आपको साउंड का एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ, जिससे आपको कुछ बेहतर आइडिया हो जाएगा। अब जरा बात कर लेते हैं इसकी बैटरी लाइफ के बारे में। इसमें एक 3200 मिली एम्पेयर का बैटरी सेल आता है और 14 प्रो मैक्स में 4300 मिली एम्पेयर का बैटरी सेल आता है। साइज वाइज देखा जाए तो बैटरी कैपेसिटी इतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, पर जैसा कि आप लोग जानते हैं एप्पल की डिवाइसेस ऑन पेपर कोई और चीज होती है और रियल वर्ल्ड में कुछ और ही परफॉर्मेंस दे रही होती है। इस फोन की बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है और मार्केट में अवेलेबल इसके कॉम्पिटिशन में जितने भी डिवाइसेस है उनकी निस्बत इसकी बैटरी लाइफ काफी ज्यादा अच्छी है। इसकी इतनी अच्छी बैटरी परफॉर्मेंस की रीजन इसके पीछे पावर एफिशिएंट प्रोसेसर, ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर और LTPO डिस्प्ले टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी है। ये सारी चीजें मिलकर छोटे से बैटरी पैक से भी आपको 9 से 10 घंटे तक स्क्रीन ऑन टाइम दे सकते हैं। तो इस फोन को आप हैवी यूज पे पूरे दिन में भी खत्म नहीं कर सकेंगे। ज्यादातर लोग इसे 1.5 से 2 डेज तक भी यूज कर लेते हैं। तो बैटरी लाइफ वाइज भी इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अब बारी आती है जरा इसकी परफॉर्मेंस की। इस फोन में एप्पल का लेटेस्ट A16 बायोनिक प्रोसेसर है, जबकि आईफोन 14 और 14 प्लस में एप्पल का पिछले साल का A15 बायोनिक प्रोसेसर आता है, जो हमने आईफोन 13 और 13 प्रो मैक्स में देखा था। इस प्रोसेसर की बात करें तो इसमें 4 नैनोमीटर बेस्ड हेक्सा कोर CPU आता है, जिसमें दो 3.46 गीगाहर्ट्ज की हाई पावर कोर्स आती हैं, जबकि 4 2 गीगाहर्ट्ज की लो पावर कोर्स आती हैं। और ग्राफिक्स के लिए इसमें 5 कोर GPU आता है। परफॉर्मेंस वाइज जैसा कि आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एप्पल की लेटेस्ट डिवाइस है, लेटेस्ट प्रोसेसर है, तो परफॉर्मेंस भी इसकी टॉप नॉच होने वाली है। करंटली इस पे और इसके कंपेटिटर्स पे जितने भी स्पीड टेस्ट परफॉर्म किए गए, इसने सबको विन किया है। बाकी फोन में कोई लैग या कोई जटर वगैरह मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। बाकी आपकी गाइडेंस के लिए बता देता हूँ, 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स, 14 प्लस और 14 सिंपल से काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। उनसे इसकी प्रोसेसिंग काफी बेटर है, क्योंकि मोस्टली लोग 14 और 14 प्रो को सेम समझते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक तो 14 में प्रोसेसर भी आईफोन 13 वाला है, और उसी के साथ साथ उसमें डिस्प्ले भी 60 हर्ट्ज है, जिसकी वजह से फोन इतना ज्यादा स्नैपी और इतना फास्ट फील नहीं होता। तो कोई भी डिसीजन लेते हुए आपने ये चीजें माइंड में रखनी है। बाकी 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स की परफॉर्मेंस भी ब्लेजिंग फास्ट है, मुझे इन दोनों से कोई शिकायत नहीं है। अब जरा बात कर लेते हैं इसके कैमरा के बारे में। एप्पल ने अपनी कैमरा गेम इस बार मजीद स्ट्रॉन्ग कर ली है। पहले जहां पे 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होता था, उसकी जगह इस बार 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। उसके अलावा 3x टेलीफोटो कैमरा और अल्ट्रा वाइड कैमरा को भी काफी हद तक इंप्रूव किया गया। कैमरा ओपन करते ही इस बार आपको 4 फोकल लेंस देखने को मिलेंगी, 0.5x, 1x, 2x और 3x। आप लोग सोच रहे होंगे कैमरा इसमें 3 है तो इसमें 2x ऑप्टिकल जूम का ऑप्शन कहां से आया। जब 48 मेगापिक्सल के मेन सेंसर के सेंटर वाले 12 मेगापिक्सल से शॉट लिया जाता है, तो उसमें एग्जैक्टली 2x जूम फोटो आती है और क्वालिटी का भी कोई लॉस नहीं आता। तो मैंने इसके 0.5x से लेकर 15x तक कुछ शॉट्स लिए और बारी बारी उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहली फोटो इसके 0.5x यानी अल्ट्रा वाइड कैमरा से ली गई है। इसमें फिशआई इफेक्ट और डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा कम है। बाकी डिटेल्स वाइज फोटो काफी शार्प है और डायनामिक रेंज भी काफी अच्छी लग रही है। ये फोटो इसके मेन 48 मेगापिक्सल से ली गई है। इस फोटो में शार्पनेस और डिटेल्स जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है। फोटो के कलर्स काफी रियलिस्टिक है और डायनामिक रेंज भी काफी अच्छी है। ये फोटो इसके 2x जूम से ली गई है। फोटो की शार्पनेस और डिटेल्स से लग नहीं रहा कि ये फोटो किसी सेंसर से क्रॉप की हुई है। जैसी क्वालिटी 1x बटन पे थी, सेम वही क्वालिटी 2x पे है। ये फोटो इसके 3x टेलीफोटो कैमरा से ली गई है, जिसकी वजह से फोटो का एंगल भी थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। ऑप्टिकल जूम की वजह से इस फोटो में भी शार्पनेस काफी ज्यादा अच्छी है और कैमरा शिफ्ट होने के बावजूद भी फोटो की कलर साइंस बिल्कुल सेम है। ये फोटो इसके मैक्स जूम 15x से ली गई है, जो कि 3x कैमरा को डिजिटली क्रॉप करके ली गई है। यहाँ पे शार्पनेस और डिटेल्स पे काफी ज्यादा फर्क पड़ा है, पर फिर भी फोटो किसी हद तक यूजेबल है। इसके अलावा एक और फोकल लेंथ भी रह गई थी, और वो है इसका मैक्रो मोड। इसमें वाइड एंगल कैमरा को यूज करते हुए फोन काफी क्लोज ऑब्जेक्ट्स के भी फोटोज ले सकता है। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट इसके मेन कैमरा की फोकल लेंथ से बाहर जाती है, तो ये ऑटोमेटिकली अल्ट्रा वाइड पे स्विच कर जाता है, और उसका रिजल्ट भी आपको दिखा देता हूँ। ये फोटो किसी चाइनीज मोबाइल के 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा से कहीं ज्यादा बेहतर है। फोटो में डिटेल्स का लेवल चेक करें और बैकग्राउंड ब्लर देखें। लोग क्रिटिसाइज तो बहुत करते हैं कि एप्पल फीचर्स नहीं देता, इनोवेट नहीं करता, पर जब एप्पल कोई चीज एग्जीक्यूट करता है तो वो बिल्कुल परफेक्ट होती है। इसकी वीडियो क्वालिटी की बात करें तो इस पे आप मैक्सिमम 4K 60 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हैं। वीडियो क्वालिटी जैसा कि आप लोग जानते हैं एप्पल की इंडस्ट्री लीडिंग है और इसके करीब भी कोई नहीं भटकता, और इस बात से ऑलमोस्ट सभी एग्री करते हैं। मैं आपको इसका एक वीडियो सैंपल दिखा देता हूं जो मैंने फुल HD 60 FPS पे रिकॉर्ड किया है। इसमें सिनेमैटिक वीडियो का ऑप्शन भी आता है, जिसमें आप मैक्सिमम 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ये पिछले साल के 13 प्रो से काफी हद तक इंप्रूव्ड है। इस मोड में फोन पोर्ट्रेट मोड की तरह वीडियो में भी पोर्ट्रेट मोड अप्लाई कर देता है और बैकग्राउंड ब्लर कर देता है। बैकग्राउंड ब्लर और फोकस पॉइंट आप वीडियो बनाने से पहले और वीडियो बनाने के बाद भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो में एक एक्शन मोड भी आता है, जिससे आप भागते हुए ज्यादा मोशन वाली वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे तो फोन उसे बिल्कुल स्टेबलाइज कर देगा। एक्शन मोड पे स्विच करते ही फोन का कैमरा डिफॉल्ट 0.5x पे चला जाता है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसे वापस 1x पे ला के वीडियो शूट करें, जिससे वीडियो क्वालिटी काफी हद तक इंप्रूव हो जाती है। इस बार एप्पल ने अपने प्रो मोड में ऑलमोस्ट सारे के सारे फीचर्स ऐड किए हैं। तो इसका कैमरा सेटअप अगर मैं रैंक करूं तो मोस्ट कंप्लीट और मोस्ट एडवांस कैमरा कहना गलत ना होगा। मैं कोई एप्पल फैन बॉय नहीं हूं, करंटली मैं S22 यूज कर रहा हूं और उससे पहले S21 यूज कर रहा था, पर मुझे ये कहना पड़ेगा करंटली इसके कंपटीशन में जितनी भी डिवाइसेज है उनमें सबसे बेस्ट डिवाइस यही है। बस इस फोन से मुझे एक ही शिकायत है कि हमारी मार्केट में ये फोन्स काफी ज्यादा कॉस्टली आते हैं। बाकी आप लोग अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।
तो अब जरा बात कर लेते हैं इसकी प्राइस और पीटीए टैक्स के बारे में। इसका पीटीए टैक्स एनआईसी पे 130,000 है और अगर आप पासपोर्ट पे इसका टैक्स पे करते हैं तो वो ऑलमोस्ट 115K बनता है। और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो उसमें दो सिनेरियोस बनते हैं। फर्स्ट सिनेरियो में ऐसा हो सकता है कि कोई आपका फ्रेंड या रिलेटिव इसे बाहर से परचेज करके आते हैं आपके लिए। उस सिनेरियो में ये फोन अगर आपको $1100 का या $1000 का मिलता है तो आप उसे डायरेक्ट पीकेआर में कन्वर्ट करके इसकी एक्चुअल प्राइस मालूम कर सकते हैं। और इस केस में पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से आपको सबसे कम प्राइस में फोन मिलेगा। सेकंड सिनेरियो में आप पाकिस्तान की किसी लोकल मार्केट में जाते हैं और वहीं से परचेज करके ले आते हैं। इस केस में आपको इसकी प्राइस ज्यादा पड़ेगी और ये टाइम के साथ फ्लक्चुएट करती रहती है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक पेज का लिंक छोड़ दूंगा, वहां से आप इसकी लेटेस्ट प्राइसिंग चेक कर सकते हैं और आप वहीं से इसे परचेज भी कर सकते हैं। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। मैं ऑलमोस्ट सारे कमेंट्स रीड करता हूँ और सभी को रिप्लाई करता हूँ। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए